हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। घर पे पढ़ाई हो रही है बेटा। घर पे पढ़िए बढ़िया से, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको ज़रूर पढ़िए बुक से अपने। आइए क्लास 10th की, क्लास 9th की बायोलॉजी में अभी तक हमने एक चैप्टर शुरू किया था, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। आई होप आपको उसके कंटेंट्स याद होंगे, जो भी मैंने अभी तक शुरू किया था, पढ़ाया था आपको। हम लोग अभी तक सिंपली पढ़े हैं सेल के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते, समरी उसका डिस्क्राइब कर देती हूँ क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। सबसे पहले सेल के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू किया था, जैसे कि सेल क्या होता है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा। सेल जो फर्स्ट सेल था उसको डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। दैट इज वो उन्होंने बस क्या किस चीज़ को डिस्कवर किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था। बाद में एंटन वॉन लियोवेनहुक आए, उन्होंने लाइफ सेल को डिस्कवर किया, हमने ये पढ़ा था। फिर बेटा जी हम लोग आगे बढ़े थे और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लेडेन स्वान ने। इसको करेक्शन किसने किया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने। क्या बोला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सारे सेल्स जो नए सेल बन रहे हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है उससे। और कहा बेटा जी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आई होप आपको ये बात याद होगी। पीछे का पूरा रिवाइज करते चलिएगा, जब भी चैप्टर पढ़े पीछे से पढ़ते चले, शुरू से पढ़ते चले। आइए, हमने अभी तक डिस्कस किया बेटा सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल एक्चुअल में डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस का होता है अपने फंक्शंस के बेसिस पे, मतलब जैसा वो फंक्शन कर रहा है उस टाइप का उसका शेप होगा, उसका साइज होगा। सबसे लार्जेस्ट सेल इस अर्थ पे, जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है बेटा जी ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग कुछ इतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एक सिंगल सेल होता है और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। उसी जगह पे सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, ये दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लॉन्गेस्ट बोला जाए बेटा जी तो लॉन्गेस्ट मतलब लंबा कौन सा होता है, अपना नर्व सेल। अपने बॉडी में जो नर्व सेल होते हैं, जो क्या करते हैं बॉडी में मैसेज कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं क्या, नर्व सेल। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है बेटा जी, ऑस्ट्रिच एग। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ध्यान रखिएगा बेटा जी, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। हमने अभी तक डिस्कस किया कि सेल जो होता है जनरली 3 पार्ट्स में बटा होता है। 3 पार्ट्स उसके होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आउटर, उसका क्या मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, जो उसको शेप दे रहा है, उसको साइज दे रहा है, उसको एक पर्टिकुलर स्पेस में बांध के रख रहा है। दूसरा उसका साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर कुछ कंटेंट होगा ना, तो वो कंटेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म। और बिल्कुल सेंटर में सेल के न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है कौन, सेल। हमने लास्ट में डिस्कस किया था बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, लिपिड से और प्रोटीन से। किससे, लिपिड से और प्रोटीन से। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। 2 साइंटिस्ट आए थे, सॉरी, दोनों एक साथ आए, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या बताया था बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको ये भी बोला था कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे लिपिड्स होते हैं। कुछ इस स्ट्रक्चर के लिपिड होते हैं, कितने लेयर में, 2 लेयर में। कितने लेयर्स में, 2 लेयर में। और कहीं कहीं क्या लगा होता है, इसमें प्रोटीन लगा होता है। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कुछ ऐसा, जिसके 2 पैर दिख रहे होंगे आपको, वो क्या है बेटा, लिपिड है। वो क्या है, लिपिड। और इसके अंदर जो है, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, प्रोटीन। ये क्या है बेटा, लिपिड। ये क्या है, लिपिड। ये सारे क्या हैं, लिपिड्स हैं। और ये क्या है बेटा, ये प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर किसने दिया था सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। इसको बोला था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा, इसके बारे में हमने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसमें कुछ शुगर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बस इतना ध्यान रखना। और हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। इस दुनिया में जो भी सेल है, तुम्हारा, मेरा, मस्कीटो का, या किसी भी चीज़ का सेल, बैक्टीरिया का सेल, यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन, यहाँ तक कि हर किसी का सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। इसीलिए कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिवर्सल, मतलब एक जैसा सबके अंदर होता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला सेल को शेप देना, दूसरा सेल को क्या देना बेटा जी, स्ट्रक्चर देना, तीसरा सेल को सपोर्ट करना,
ठीक है। चौथा, ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो तो सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर एंटर करने देगा, ठीक है, सिलेक्ट करके चीज़ों को अपने अंदर लेकर के आता है, ठीक। इसीलिए हमारा सेल क्या होता है, इन्फेक्शन से और किसी चीज़ के एंट्री से क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो आसानी से मेरे सेल के अंदर घुस जाए और इन्फेक्शन कर दे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेल मेम्ब्रेन वो कैसा नेचर का है, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर का है, इस वजह से। और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, हमने पढ़ा था सेल को शेप देना, सेल डिवीजन में हेल्प करना, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में हेल्प करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। आज हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए बेटा जी, आपको पता होना चाहिए एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस। आपको पता है एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल, कुछ चीज़ें अलग अलग होती है, सारी चीज़ें नहीं, कुछ डिफरेंस होता है किसमें, एनिमल के सेल में और प्लांट्स के सेल। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स का जो सेल होता है और एनिमल का जो सेल होता है उसमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। अभी वो डिफरेंस को देख लेते हैं। तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सिंपली सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हम लोग मेन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ना है बेटा जी। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में नॉर्मल बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल, प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा, जो कि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। साथ ही साथ और किसकी बात करते हैं, ये तो बात हुई किसकी, सेल वॉल की। इसके अलावे हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर है जो सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेल ये सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। सेंट्रियोल जो है वो किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। सेंट्रियोल सिंपली एक सेल ऑर्गेनल है जो किसमें प्रेजेंट होता है बेटा जी, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल इसमें क्या होगा, एब्सेंट, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। समझ में आया। वैसे ही एक और स्ट्रक्चर है वैक्यूल, आपने सुना होगा इसके बारे में, वैक्यूल, VACUOL, यहाँ पे भी VACUOL, वैक्यूल। इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट, इसमें क्या, एब्सेंट। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंसेस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। हमने सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है। लेकिन सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट। तो आइए पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है बेटा जी वो क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। कैसा, टफ मतलब हार्ड, कैसा, हार्ड। और रिजिड होता है, कैसा होता है, रिजिड। रिजिड मतलब बेटा जैसे कि नारियल, जैसे नारियल होता है, अपने यहाँ ना नारियल लेके आते हो ना, उसका जो ऊपर वाला कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग, ठीक है, जो हार्ड वाली कवरिंग होती है, नारियल फोड़ते हैं इस पोर्शन को, वो ना सेल वॉल की तरह होता है। मतलब सेल वॉल जो होता है बिल्कुल वैसा टफ होता है। अब देखिए सेल की बात करें तो सेल में एक पतली सी, वो जो आप नारियल लेके आते हो, नारियल पे एक मोटा सा लेयर होता है ना, लेकिन सेल में एक बहुत पतली सी लेयर होती है, इसलिए इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन फिर भी सेल वॉल कैसा होता है बेटा जी, थोड़ा सा टफ होता है। कैसा होता है, टफ, एज कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन। टफ होता है, TOUGH, टफ होता है, और रिजिड होता है। रिजिड होता है मतलब उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं है। और क्या होता है बेटा जी, हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है। ये सारे होते हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब सेल वॉल में आप लोग जानते हो ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आ गया। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन करना। क्या मेन फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन करना। दूसरा बेटा जी, दूसरा फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर एंटर नहीं कर। ऐसे तो परमिएबल होता है सेल वॉल जो होता है, वो कैसा होता है, परमिएबल होता है। कैसा होता है, परमिएबल। सेल वॉल कैसा होता है, परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन कैसा था, सेमी परमिएबल था। ये कैसा होता है, परमिएबल, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ों को अपने अंदर एंट्री करने देता है। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका साइज बहुत छोटा है, तो उसको क्या करने देगा, एंटर करने देगा। उसको क्या बोलते हैं, परमिएबल नेचर का होता है। लेकिन पता है किससे बचाता है, डेसिकेशन से। किससे, डेसिकेशन से। डेसिकेशन से आपको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डेसिकेशन, प्रिवेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब बेटा जी ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे क्या हुआ, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि प्लांट सेल सूख जाते हैं, नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ना सेल वॉल का काम क्या होता है, कि वो सेल के अंदर से सारे के सारे पानी को बाहर निकलने से बचाता है। सारे के सारे पानी को बाहर निकलने से बचाता है, मतलब सेल को कभी सूखने नहीं देता,
ड्राई होने नहीं देता। क्या नहीं होने देता? ड्राई नहीं होने देता। उसी को बोलते हैं डेसिकेशन। सूख जाना मतलब डेसिकेशन बोलते हैं। तो वही डेसिकेट नहीं होने देता है, सूखने नहीं देता है पूरा का पूरा। साथ ही साथ बेटा जिस सेल वॉल, आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके सेल वॉल के। प्रोटेक्शन हो गया, हमने पढ़ा, प्रोटेक्शन पढ़ा, फिर उसको शेप देता है, शेप देता है, ठीक है, किसी सेल को शेप देता है। कौन? सेल वॉल शेप देता है। परमिएबल नेचर का होता है, लेकिन मतलब कि जनरल चीज़ों को क्या कर देता है? पार होने देता है अपने अंदर से। फिर प्रिवेंट, डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है। और एक और चीज़ मेंटेन करता है कि बहुत ज़्यादा पानी, हम लोग पानी में उतर रहे हैं, पानी को किसी पत्ते को लेकर के पानी में डाल दो, क्या ऐसा पता फूल जाता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं ना कि पूरा का पूरा पानी जो है सेल के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं होता। दो चीज़ें हैं, सेल वॉल भी प्रिवेंट करता है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रिवेंट करता है पानी को अंदर घुसने से, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल जो होता है क्या होता है? पानी को, ज़्यादा पानी को अंदर नहीं आने देता। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाहर जितना पानी है सबको सेल के अंदर घुसा लेगा। समझ में आया? इसकी वजह से क्या, अगर ऐसा हो गया तो सेल सारे क्या हो जाएंगे? डेड, है ना। इससे बचाने के लिए क्या होता है? सेल वॉल हेल्प करता है, पानी को अंदर नहीं घुसने देता, साथ ही साथ अंदर के पानी को बाहर निकलने नहीं देता, सेल के अंदर के पानी को बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए ये उसमें भी हेल्प करता है। अच्छा, सेल वॉल होता कैसा है बेटा जी? मान लो यहाँ पे एक मैं प्लांट सेल बनाऊँ, एक प्लांट सेल बनाऊँ, कुछ इस तरीके के होते हैं प्लांट सेल्स, हेक्सागोनल शेप के। इसके ऊपर ये मान लो ये सेल में, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो बस इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसके ऊपर एक ऐसा लेयर होता है, ऐसा लेयर होता है, इसी को बोलते हैं क्या? सेल वॉल। एक ऐसा लेयर होता है, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये कैसा होता है? थोड़ा सा टफ होता है, रफ होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। ये क्या हो गया? सेल वॉल। और अंदर में क्या था? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? और अंदर में वो सारे लिक्विड्स वगैरह होंगे। अब देखिए एक और बात आप लोग सीख लीजिए, आपके काम आएगा। जैसे प्लांट्स में क्या होता है ना, एक सेल दूसरे सेल से बहुत स्ट्रांगली चिपके हुए रहते हैं। जैसे आपके घर में ईंटें, जो आपका घर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ब्रिक से मिलके बना हुआ है। एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है? सीमेंट लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? सीमेंट लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट सेल्स के अंदर एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सीमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कुछ सीमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? कुछ सीमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो ये दूसरा सेल बना है, दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होगा? इसका सेल वॉल होगा। दूसरा सेल का सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होगा? सेल वॉल होगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका सेल वॉल है। और इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए, दोनों सेल को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ सेल का सीमेंट होता है। सेल में भी सीमेंट्स होते हैं। सीमेंट क्या करते हैं? इसको जोड़ करके रखता है, कुछ इस तरीके से ऐसे भर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है। ये किस चीज़ का बना होता है बेटा जी? कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। किस चीज़ का? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। ये जो सेल सीमेंट है, सेल सीमेंट, सेल सीमेंट, इसका नाम होता है मिडल लैमेली, ठीक है। मिडल लैमेला बोलते हैं, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। सिंपल, मैंने क्या बोला बेटा? दो प्लांट सेल को जोड़ने के लिए, दो प्लांट सेल्स को आपस में चिपकाने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ सीमेंट टाइप का, कुछ लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? उसको सेल सीमेंट बोलते हैं। उसका और नाम क्या है बेटा जी? मिडल लैमेला नाम है। क्या? मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला किस चीज़ से बना हुआ है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से। आपको नाम याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से। किसी से? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से मिलकर के बनता है कौन? आपका सेल सीमेंट या फिर मिडल लैमेला। किसी से? कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट से। ध्यान रखिएगा, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल मतलब प्लांट सेल के सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट सेल जो होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? एक सेल वॉल की कवरिंग, बीच में क्या लगा होता है? कुछ सेल सीमेंट होता है। सेल सीमेंट किसको बोलते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को। उसका दूसरा नाम क्या है? मिडल लैमेला। उनका मेन नाम मिडल लैमेला है, ध्यान रखिए। उसको सेल सीमेंट भी बोला जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेल वॉल की स्टोरी इतनी है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब सेल बनता है नया, जब सेल ग्रो होता है, जब बहुत छोटा एकदम नया सेल बनता है, तो उसके ऊपर जो सेल वॉल होता है, उसके ऊपर जो सेल वॉल होता है वो कैसा सेल वॉल होता है बेटा जी? बहुत सॉफ्ट सा सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जिसको कहते हैं। लेकिन टाइम के साथ, जैसे टाइम आगे बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, धीरे धीरे वो सॉफ्ट सा सेल वॉल टफ होने लगता है, ठीक है। कैसा होने लगता है? टफ, हार्ड होने लगता है। स्टार्टिंग में वो बहुत लूज सा होगा जब नया सेल बनता है तो, लेकिन जैसे टाइम बीतेगा वो जो सेल वॉल है वो क्या होते जाएगा? हार्ड होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनता है? सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो सिंपली इसमें क्या होता है? कुछ प्रोटीन होता है, कुछ लिपिड होता है और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं।
जिसको कौन बना के देता है बेटा? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ों को बना बना के कहाँ भेजते हैं? बाहर। और वो कहाँ डिपोजिट होते जाता है? सेल के बाहर। सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वो सब चीज़ें क्या होती जाती है? जमते जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ना, हम लोग ठंडी में पानी गर्म करते हैं तो आयरन का जो रॉड यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, आयरन रॉड के ऊपर एक वाइट कलर की हार्ड लेयर बन जाती है, वाइट कलर की एक हार्ड लेयर बन जाती है, बहुत हार्ड सा। उसको ऐसे जमीन पे पटकोगे ना, टूटता भी है वो। बिल्कुल वैसे ही सेल के ऊपर क्या होता है? वो हार्ड कवरिंग बन जाता है, कुछ चीज़ का लेयर बन जाता है। किसका? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, लिपिड का, वो सारी चीज़ों का क्या होता है? लेयर बन जाता है बाहर में, ठीक है, सेल के बाहर। और वो सारी चीज़ें बन के कहाँ से आती हैं? सेल वॉल बनाने के लिए सेल के अंदर से ही। समझ में आया? फंक्शन समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया? ध्यान में रखिएगा बस आप लोग। अच्छा हाँ, जो अपना प्लांट का सेल वॉल होता है, किसका? प्लांट का सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? ये मैं लिख देती हूँ, आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला सेल्यूलोज। क्या? सेल्यूलोज। दूसरा हेमीसेल्यूलोज। ठीक है। तीसरा पेक्टिन। क्या? पेक्टिन। और चौथा प्रोटीन। सबसे पहला सेल्यूलोज, दूसरा हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। मेरे साथ आप भी रिपीट करिएगा, 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ये 4 चीज से मिलकर बना होता है किसका सेल? प्लांट सेल का जो वॉल होता है वो। ध्यान में रखना बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखना, आप लोग बातें ध्यान में रखिए और क्या क्या मैंने बताया है अभी तक। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे क्या सेल वॉल किस चीज़ से बना है? सेल्यूलोज से। इसीलिए बहुत पहले के टाइम में जब लोग फूड जो था, जैसे प्लांट वगैरह को खाते थे, डायरेक्टली खा जाते थे, बिना पकाए, कच्चा खा जाते थे, रॉ खा जाते थे, तो उससे क्या होता था बेटा जी? हम लोग की बॉडी में ये सेल्यूलोज डायरेक्टली चला जाता था। सेल्यूलोज हमारी बॉडी में जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स, कुछ माइक्रोब्स चाहिए होते हैं। कुछ माइक्रोब्स मतलब कुछ छोटे छोटे कीड़े टाइप के समझो आप लोग, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते थे? हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते थे। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ा, हम लोग क्या करने लगे? अपना फूड को कुक करके खाने लगे, फूड को कुक करने लगे बेटा जी। तो सेलुलोज जो था, जब हम लोग फूड को कुक करते हैं, मतलब साग सब्जी जो भी आप लेके आओ, वेजिटेबल्स वगैरह, उसको जब कुक करोगे तो उसका जो सेल्यूलोज होगा ना, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। सेल्यूलोज क्या होगा? टूट जाएगा। अब उस टूटने की वजह से हमारे लिए उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। तो हम लोगों को उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो सारे डिफरेंट केमिकल्स की, वो एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती है जो पहले जिनकी जरूरत पड़ती थी। इसीलिए हमारे ये माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? अपेंडिक्स में। इसमें अपेंडिक्स में आपने सुना होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है एक पोर्शन। उस अपेंडिक्स से क्या होता है? डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स वहाँ पे रहा करते हैं। लेकिन अब वो हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं है। वो क्या हो गए? वेस्टिजियल। उनको बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? बात समझ? क्यों? क्योंकि वो क्यों वेस्टिजियल हो गए? क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली सेलुलोज नहीं खाते, हम लोग उसको पका के खाते हैं, है ना। रॉ हम लोग बहुत कम चीज़ें खाते हैं, कच्ची चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं। पहले के टाइम में हम कच्ची साग सब्जियाँ खा लेते थे, इसलिए मेरी बॉडी को किस चीज़ की जरूरत होती थी? उन सब माइक्रोब्स की जरूरत होती थी। पहले वो यूजफुल थे, अब नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी से धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? वो खत्म होते जा रहे हैं। ध्यान में रखना है ये सब बातें। मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, क्या क्या होता है, कैसे होता है ना। आई होप आपको याद हुआ होगा सब कुछ। अच्छा, हम लोग कुछ और बातें, अब हम लोग जब स्टार्ट किए थे इसको पढ़ना सेल को, तो सेल में क्या पढ़ा था? सेल किस चीज़ से मिलके बना होता है? सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से और किससे बेटा जी? न्यूक्लियस से। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने अभी सेल वॉल पढ़ा, जो कि किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। किसमें? बैक्टीरिया में भी होता है। बस एनिमल सेल में क्या होता है? ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरा हम लोग किसकी बातें करने वाले हैं? अभी हम लोग किसकी बातें करने वाले हैं बेटा जी? सिंपली प्रोटोप्लाज्म की। किसकी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो सुनिएगा, प्रोटोप्लाज्म नाम है क्या इसका? प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म। मान लो मैंने क्या बनाया? एक सेल बनाया बेटा जी। सेल कैसे बनाया? मान लो ये एक सेल है,
ठीक है, जैसे गोल सा ये एक सेल। इसमें सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेंटर में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस। अब इसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के बाहर जो पूरा स्पेस है वहां पे क्या होगा बेटा जी, साइटोप्लाज्म होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। साइटोप्लाज्म कुछ लिक्विड होगा ऐसा, है ना। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होंगे, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्या बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बेटा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म और ये पूरा सेल मेम्ब्रेन को मिला करके, मतलब किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, मतलब अंदर की सारी चीजें, प्लस ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इन सबको मिला कर ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। सिंपली प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म कंटेंट अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म कंटेंट अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको बात समझ में आई है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब पूरा ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी इसमें इंक्लूड हो गया, और अंदर में जो चीजें सब, पूरा सेल का सारा कंटेंट अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को लेके जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा, ध्यान में रखिएगा प्रोटोप्लाज्म को। अच्छा, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सिंपली आप क्या करो, एक सेल लो, ठीक है, उस पे से सेल वॉल को ऐसे हटा दो खींच करके बाहर, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया। सेल में से क्या हटा देंगे, सेल वॉल को हटा देंगे, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। बात समझ में आई बेटा जी, आई होप आपको बात समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। आइए, ये तो किसका स्ट्रक्चर है बेटा, प्लांट्स, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्लांट सेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा मान लीजिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक लेयर तो होगा किसका, सेल वॉल का, मतलब इसके बाहर एक और लेयर होगा इसका सेल वॉल का, इसके बाहर एक और लेयर होता है इस चीज़ का, सेल वॉल का। कुछ इस तरीके से, इसके बाद क्या होता है, एक लेयर होता है सेल वॉल का। साथ ही साथ इसके अंदर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक बेटा जी ऑर्गेनल्स हैं। वैक्यूल्स क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। वैक्यूल्स क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल, मान लो कुछ इस तरीके से वैक्यूल, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में है, लेकिन इस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, कहीं यहाँ पे बेचारा दबे हुए होता है, यहाँ पे ऐसे दबे हुए होता है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, वैक्यूल आ गया है। क्या आ गया है, वैक्यूल, VACUOL, वैक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बाकी पूरा स्पेस में साइटोप्लाज्म भरा होगा, जैसे साइटोप्लाज्म भरा होगा, इस तरीके साइटोप्लाज्म भरा होगा। समझ में आया बेटा जी। अब देखिए, हम लोग अभी तक तो किसके बारे में पढ़े, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, आपको समझ में आया होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको नाम से पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होगा उसमें, जो भी फ्लूइड होगा वो क्या होगा, सेल का फ्लूइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में जब आप घुसोगे तो आपको कुछ लिक्विड लिक्विड सा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। एक को क्या करना, फोड़ना, एक को फोड़ोगे ना तो जो लिक्विड कंटेंट आपको दिखता है ना, वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल का। बिल्कुल वैसा ही क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे भी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन हटाओगे तो जो लिक्विड मिलेगा वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब एक टर्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, सेल्यूलर एक्टिविटीज। जैसे आपको पता है ना, आपके घर में घर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना एक स्पेस होता है जहाँ पे टीवी लगी होती है, उसको हम लोग नॉर्मली लिविंग रूम कहते हैं। वहीं पे पूरी फैमिली एक जगह पे आके बैठती है, एक जगह खाती है, वहीं पे खाती है, वहीं बात करती है, वहीं पे सब्जी कटता है, वहीं पे सब लोग बैठते हैं, गेस्ट आते तो वहीं पे बैठते हैं। वो एक जगह जहाँ पे सारे घर के काम होते हैं नॉर्मली, है ना, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे बिताते हैं, उसको स्पेस को क्या बोलते हैं, लिविंग रूम कह देते हैं। बिल्कुल वैसा ही सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म।
और ऑलमोस्ट सेल के अंदर का सारा फंक्शन कहाँ होता है बेटा जी, इसी साइटो, ऑलमोस्ट, मैंने पूरा नहीं बोला, मैंने बोला ऑलमोस्ट जो फंक्शन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिया है, मेन जगह है, क्या किस चीज़ के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब सेल के जो एक्टिविटीज होते हैं, सेल के जो काम होते हैं उसको करने के लिए। समझ में आया। अब ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है, सिंपली प्रोटीन का बना हुआ एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता, सेमी लिक्विड नेचर का होता है। जैसे जेली होती है ना, हनी होता है ना, हनी के जैसा होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है और जेली टाइप होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे हमारा बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बेटा जी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। मेरा स्टमक है डाइजेशन के लिए, हार्ट है सर्कुलेशन कराने के लिए, पंपिंग करने के लिए, लंग्स है ब्रीथिंग के लिए, है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, किडनी है, मेरा लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन्स मेरे बॉडी में प्रेजेंट हैं और ये अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं है कोई कहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही बेटा जी सेल के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उसी ऑर्गन को बोलते हैं ऑर्गेनल्स। छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी, ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनल्स। उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है ऑर्गेनल्स के अंदर, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मैं सब बोलते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, कौन कौन से इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो सबसे पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाम आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक सारा सेल का कंटेंट, एक एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। दूसरा होता है बेटा जी, तो फर्स्ट है, दूसरा होता है इंपॉर्टेंट राइबोसोम। क्या, राइबोसोम। दूसरा होता है राइबोसोम। तीसरा होता है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। जो फोर्थ होता है वो होता है गोल्गी बॉडी। क्या, गोल्गी, GOLGI, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी नाम पता है कैसे रखा है, गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया इसका नाम गोल्गी बॉडी, गोल्गी की बॉडी। फिर फिफ्थ होता है बेटा आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड आप लोग फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे, प्लांट में जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है बेटा जी, प्लास्टिड्स की वजह से। सेल के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। किसमें होता है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। तो प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल में, और ये क्या है, एक तरह का सेल ऑर्गेनल है। सिक्स्थ होता है बेटा लाइजोसोम। क्या, लाइजोसोम। लाइजोसोम को पता है क्या नाम है, सुसाइडल पार्ट। आप ये पता है क्या मतलब, सेल के अंदर सुसाइड कर लेता है, सेल का सुसाइड करवा देता है, सेल को ही अपने जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसी सेल का सुसाइड करवा देता है, उसी सेल को मार देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइजोसोम बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। आगे होता है बेटा जी सेंट्रियोल। क्या होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड करवाने में। एक सेल जब दो सेल में फॉर्म होता है तो सेल डिवीजन करने में सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, 5 6 7 हुआ ना, 5 6 7 और 8 होता है बेटा जी आपका साइटोस्केलेटन। क्या, साइटोस्केलेटन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जैसे कि आपके बॉडी में क्या, आपके बॉडी अगर मान लो आपकी बॉडी से सारा बोन हम निकाल के फेंक दे बाहर, सारा बोन निकाल के फेंक दें, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, आप ऐसे करके गिर जाओगे नीचे, क्योंकि आपका सिर्फ मेम्ब्रेन, एक कवरिंग बच जाएगा, अंदर बाहर का मेम्ब्रेन का कवरिंग बच जाएगा और अंदर में ऑर्गन्स बच जाएंगे। कोई स्ट्रक्चर देने वाला नहीं होगा आपके पूरे बॉडी को, कोई स्ट्रक्चर देने वाला नहीं होगा। किसको निकाल देते हो, बोन को निकाल देते हो। बिल्कुल वैसे ही सेल को भी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर कौन दिए हुए, हमारे स्केलेटन सिस्टम दिए हुए, हमारे बोन्स हमको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब वो स्ट्रक्चर जो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मतलब वो पार्ट जो क्या कहते हैं किसी सेल को स्ट्रक्चर दे, उसको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। समझ में आया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। 9th क्या होता है बेटा जी, 9th होता है आपका वैक्यूल। अभी बात की ना वैक्यूल को थोड़ी भूल जाएंगे, वैक्यूल्स, ठीक है। 9th क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं ताकि प्लांट कुछ खाना वाना बनाया है, एक्स्ट्रा बनाया, तो उसको स्टोर करके रखा जा सके, आप लोग के लिए, हमारे लिए, इन सब के लिए। समझ में आया, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लास्ट में न्यूक्लियस को भी इसी में लिख लेते हैं। तो एक और होता है बेटा जी, क्या, न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा क्या होता है, न्यूक्लियस। आपको पता है जैसे सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है ना, सेल पे मेम्ब्रेन होता है,
बिल्कुल ये सारे जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इन सब के ऊपर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन। इन सब के ऊपर भी, इन सबको स्ट्रक्चर देने के लिए, कवर देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर भी क्या चढ़ा होता है, मेम्ब्रेन। बस एक अकेला ये वाला ऑर्गेनल है, ये राइबोसोम, जिसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनलेस, मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनलेस, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा। ये कैसा हुआ, मेम्ब्रेनलेस हुआ। बात समझ में आई, ये स्ट्रक्चर समझ में आए। सबसे पहले क्या बता रही थी आपको कि सेल में हमारे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में बताया कि हमारे साइटोप्लाज्म में कितने सारे ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स मतलब बेटा सेल का ऑर्गन, ठीक है। सेल के अंदर जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कितने तरह के बेटा जी, कुछ इस तरह के, और भी होते हैं, मैंने आपको इतना बताया क्योंकि आपको इतना पढ़ना है। सबसे पहला क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या, राइबोसोम, तीसरा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा क्या, गोल्गी बॉडी, फिफ्थ क्या, प्लास्टिड, सिक्स्थ क्या, लाइसोसोम, फिर क्या बेटा जी आपका सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन, लास्ट क्या होता है, वैक्यूल। आपको ऐसी सारे के सारे क्या करने हैं, याद करने, लिख के कॉपी में, जरूर से कॉपी में इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में, और इसको फिर रिमाइंड करना, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, क्या होता है ऐसे याद कर लेना आप लोग। ये हुआ। अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गई थी आपको बताना कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट सेल के अंदर मेन एरिया कौन कवर कर लेता है, वैक्यूल। पूरा का पूरा स्पेस कौन कवर कर ले, मोस्ट ऑफ द स्पेस कौन कवर करता है बेटा, वैक्यूल्स। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, वो बेचारे बड़े बेचैन होते हैं, ठीक है, बहुत बेचैन होते हैं, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं सेल के अंदर। कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपका क्लॉक है ना, क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, क्लॉक में हैंड्स जिस डायरेक्शन में घूमते हैं, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म किस डायरेक्शन घूमता है, इस तरीके से, ठीक है, मतलब राइट हैंड डायरेक्शन, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो साइटोप्लाज्म घूमता है, तो इनकी मूवमेंट कैसी दिखती है, साइक्लोन की तरह दिखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। ध्यान में रखना, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, साइक्लोसिस हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये सब सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं बेटा जी। ऐसे तो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा राइबोसोम को। राइबोसोम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कुछ पढ़ने से पहले राइबोसोम को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अभी पता लग जाएगा राइबोसोम को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल का, वो है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम बहुत सुंदर होता है, पता है कैसा दिखता है, गोल गोल जैसे मोतियां होती है ना, बिल्कुल वैसा होता है, छोटा छोटा गोल गोल से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, पूरे सेल में ऐसे छोटा छोटा बिखरा रहता है, पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे छोटा छोटा बिखरा रहता है। लेकिन सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होता बेटा, साइटोप्लाज्म के अलावा और जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, उन ऑर्गेनल्स के ऊपर भी रहता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर। तो राइबोसोम कहाँ हुआ, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में, दूसरा कहाँ हुआ बेटा जी, इस कुछ और स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब सेल ऑर्गेनल्स पे, कुछ सेल ऑर्गेनल्स पे भी हुआ, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है बहुत सारा राइबोसोम। अब सबसे पहली बात, राइबोसोम्स होते दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा 70S, सबसे पहला क्या, 70S, दूसरा क्या होता है 80S राइबोसोम। दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, सबसे पहला कौन सा 70S, दूसरा कैसा 80S। आपको ये याद रखना है, ठीक है, दो तरह के राइबोसोम 70S और 80S राइबोसोम्स। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आगे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। मतलब आपको जब सेल के बारे में पढ़ाएंगे कि सेल दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बस नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो सेल होता है, सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो दो तरह के, सबसे पहला 70S, दूसरा 80S। अब राइबोसोम होता कहाँ है, कभी तुरंत डिस्कस किया, सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, नहीं तो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल पे चिपका हुआ रहता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अब इसका राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है बेटा जी प्रोटीन का सिंथेसिस। किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस। राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना। क्या, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब राइबोसोम के बारे में एक और बात करें तो दुनिया के हर एक सेल में, ऑलमोस्ट दुनिया के हर सेल को प्रोटीन का जरूरत है। इस दुनिया पे जितने भी सेल्स हैं सबको प्रोटीन का जरूरत है।
इसीलिए हर एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, राइबोसोम जो होता है दो तरह का, 70S और 80S। दूसरा राइबोसोम कहाँ होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में और कुछ ऑर्गेनल्स के ऊपर जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और चौथा राइबोसोम हर एक सेल पे होता है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेल पे होता है। ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स इस अर्थ पे सब सेल के अंदर क्या होगा, राइबोसोम जरूर होगा। फिर बेटा जी राइबोसोम, अब पांचवी और लास्ट बात जो है वो है राइबोसोम किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो नाम से पता लग रहा है राइबो, नाम में क्या दिख रहा है, राइबो दिख रहा है ना, राइबो मतलब ये किससे मिलके बना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से। राइबो न्यूक्लिक एसिड से, किस चीज से, राइबो न्यूक्लिक एसिड से। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस चीज से बना हुआ है राइबोसोम, राइबो न्यूक्लिक एसिड से। किस चीज से बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड से। समझ में आया। ये सारी बातें हमने राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया। अभी तक हम पढ़े क्या क्या है, आज हम लोग बस राइबोसोम तक पढ़ेंगे। कल से शुरू करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सारे ऑर्गेनल्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले शुरू किया था किस चीज से, सेल वॉल से। सेल मेम्ब्रेन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे शुरू किया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से। सेल वॉल में सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि सेल वॉल रिजिड टफ स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को क्या देता है, एक शेप देता है, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको एक फिक्स बाउंडेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ डेसिकेशन से बचाता है, मतलब कभी भी सेल को सूखने नहीं देता। ठीक है, तीसरी बात बेटा वो क्या करता है, सेल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को इंटर करने नहीं देता, साथ ही साथ सेल के अंदर से बाहर वाटर को निकलने नहीं देता है। ये तो फोर्थ एक्टिविटी हुई, उसकी फोर्थ मेन उसका इंपॉर्टेंस हुआ। फिर पांचवा होता है बेटा जी जो सेल वॉल होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, सेल टू सेल कॉन्टेक्ट में। मतलब एक सेल दूसरे सेल से जब आपस में चिपका होता है तो किस क्या लगा होता है बीच में, एक सेल सीमेंट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल लैमेला। किस चीज का बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से, जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल से हमेशा चिपका रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। ये भी इसका फंक्शन है सेल वॉल का। और भी फंक्शंस होते हैं, वो उसको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। मेन फंक्शन यही बेटा, प्रोटेक्शन और शेप देना। फिर हम लोग क्या पढ़े बेटा जी, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरिना होता है किस चीज का, किसी भी सेलुलर एक्टिविटी का, जो भी सेलुलर एक्टिविटी सेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए मेन एरिया होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट प्लस सेल मेम्ब्रेन, इन सबको मिला करके, मतलब पूरा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या प्रोटोप्लाज्म है। प्लांट सेल की बात करें तो बस सेल वॉल ऊपर से हटा दो, जो बचेगा वो क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म हुआ। फिर साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे। वो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बेटा जी, हमने डिस्कस किया था अभी। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या बेटा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था अपना राइबोसोम, तीसरा था गोल्गी बॉडी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, है ना, ऐसे करके साइटोस्केलेटन, यही सारे स्ट्रक्चर्स थे क्या सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या कहते हैं इसको, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी है, सेल की एक्टिविटी है, वो सब करने में हेल्प मिलती है। हमारे बॉडी में स्टमक अपना काम करता है, लीवर अपना काम करता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनल्स का भी अपना अपना काम बटा हुआ है और सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में क्या पढ़ा बेटा, राइबोसोम जो होता है वो बहुत छोटा स्मॉल सा स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्प्रेड होता है। उसके अलावे और कहाँ होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स पे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। और बेटा इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस कितने तरह का होता है, दो तरह का, 70 और 80S राइबोसोम। और बेटा जी किस चीज़ का बना होता है, आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। समझ में आया। ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, राइबोसोम के बारे में पढ़ी। मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है। ध्यान में रखना ये बात, ये अकेला मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है किसके अंदर, सेल के अंदर। और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे बाउंडेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड, मतलब सेल मेम्ब्रेन कह रही हूँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। ठीक है, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी बताएंगे। आई होप जितना पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। बुक से ज़रूर पढ़ना, बुक से एनसीईआरटी का जो शुरू का पोर्शन है वो पढ़ लीजिएगा। और जो आपका मेन बुक है उसमें आप प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, यहाँ तक और जितने ऑर्गेनल्स हैं ऑर्गेनल्स के बारे में सब पढ़ लीजिएगा कि ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा आगे का रीड कर लीजिएगा कि ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक और क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे, उसको पलट करके देख लीजिएगा। मैं कल होमवर्क दूंगी आपको, आज अभी तो कुछ चीज़ें बाकी हैं। कल हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे सेल ऑर्गेनल्स को तो कल से आपको मैं होमवर्क देना शुरू करेंगे, इसलिए आज ही आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को पलट करके देख लीजिएगा सर। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ तक की समझ में आई होंगी। मिलते हैं कल, ठीक है, आगे का पोर्शन लेकर के, आगे का टॉपिक लेकर के। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा और
पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।